बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 15 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं सुर्ख क़यामत। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया मुसन्निफ ज़हीर अहमद। ये किताब आपके लिए बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और मजीद किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 817 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 15 सफ़ा नंबर 297 से। सुपर फयाज इमरान को तेज नजरों से घूरता हुआ तेज तेज कदम उठाता हुआ मेन गेट की जानिब बढ़ता चला गया। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? नॉनसेंस! जाओ, अंदर जाओ। तुम्हारी अम्मा भी तुम्हें काफी देर से तलाश कर रही हैं। और सुरैया और उसका शोहर आ गया है, उससे भी मिल लो। सर अब्दुल रहमान ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, जी डैडी, आप कहें तो मैं यहाँ काम करने वाले मजदूरों से भी मिल लूं। उनका हाल अहवाल पूछने के साथ साथ मैं उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में भी दरियाफ्त कर लूंगा। इमरान ने इंतहाई हमदर्दाना लहजा बनाते हुए कहा और सर अब्दुल रहमान उसे एक बार फिर वजीली नजरों से देखने लगे। मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो इमरान। ऐसा न हो कि मैं ये सब कुछ यहीं रोक दूं। तुम जानते हो, जब मुझे गुस्सा आता है तो अपने गुस्से पर खुद मुझे भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सर अब्दुल रहमान ने मुंह बनाते हुए कहा, यही तो मैं चाहता हूँ। इमरान ने बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में कहा, क्या क्या कहा तुमने? सर अब्दुल रहमान ने बुरी तरह से चौंक कर पूछा, जैसे उन्होंने इमरान की बुड़बुड़ाहट सुन ली हो। कुछ नहीं डैडी, मैं भला आपको क्यों कुछ कहूंगा। मैं तो कह रहा था आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मैं आपका किस मुंह और किस नाक से शुक्रिया अदा करूं। इमरान ने कहा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? नॉनसेंस। सर अब्दुल रहमान ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो ये सब कुछ आप नॉनसेंस के लिए कर रहे हैं और मैं इतनी देर से यही समझ रहा था कि आप ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं। उसे मायूस सी सूरत बनाकर कहा तो सर अब्दुल रहमान ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। उसी लम्हे इमरान ने लॉन में सफदर और दूसरे मेंबरान को देखा जो कोठी की सजावट का सामान लिए उसी तरफ आ रहे थे। तुम्हारे दोस्त आ गए हैं, जाओ उनसे जाकर मिलो, अब्दुल रहमान ने कहा और वो तेजी से रिहायशी हिस्से की तरफ बढ़ गए, जैसे अब वो इमरान से मजीद कोई बात नहीं करना चाहते हो। सफदर और दूसरे मेंबरान ने भी इमरान को देख लिया था। उनके साथ क्रॉसटी भी थी। इमरान को देखकर वो सब तेजी से उसकी तरफ लग गए। आप आगे इमरान साहब? सफदर ने इमरान से मुखातिब होते हुए कहा। नहीं, मेरे आने में अभी 2-4 घंटे हैं, इमरान ने इंतहाई हलूस भरे लहजे में कहा और वो सब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। हमने आप और मिस जूलिया के निकाह की खुशी में पूरी तरह से दुल्हन को सजा दिया है, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगा। ये मंगनी का नाम निकाह कब से हो गया? इमरान ने हैरान होते हुए कहा, अरे सर अब्दुल रहमान ने आपको बताया नहीं कि उन्होंने और अम्मा भी ने फैसला किया है कि आज ही आपकी मंगनी होगी और मिस जूलिया के साथ आज ही आपका निकाह पढ़ा दिया जाएगा ताकि रिश्ते की डोर हमेशा हमेशा के लिए बंध जाए। इस सिलसिले में उन्होंने हमसे भी बात की थी। हमने फौरन उनकी बात मान ली थी। मंगनी हमारे नजर में भी एक गैर जरूरी रस्म थी, इसलिए हमने वाकई आपका और मिस जूलिया का निकाह कराने की ठान ली। अब इससे ज्यादा अच्छी और क्या बात हो सकती है? सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। यानी सब चाहते हो कि मैं छुरी तरह दम भी ना लूं, इमरान ने कहा और सब बेख्तियार हंस पड़े। इसमें छुरी के तले दम लेने वाली बात भला क्या हुई? इमरान साहब, जब आप जूलिया से शादी करने के लिए रजामंद हो ही गए हैं तो फिर मंगनी हो या निकाह, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये लम्हा तो हमारे लिए यादगार लम्हात है, क्रास्टी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सब जब चीफ को मालूम होगा और जब वो तुम सबका कोर्ट मार्शल करेगा
तो फिर तुम सबकी सेहतों पर जो फर्क पड़ेगा ना, वो लम्हात भी यादगार होंगे। इमरान ने मुंह बनाकर कहा, ओह, इस सिलसिले में तो हम में से किसी ने चीफ से बात ही नहीं की। अगर चीफ को मालूम हुआ कि इमरान और मिस जूलिया की शादी हो रही है तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? कैप्टन शकील ने परेशान होते हुए कहा, बड़ी जल्दी ख्याल आ रहा है तुम्हें चीफ का। तुम शायद भूल गए हो, तुम सबने चीफ से अहद कर रखा है कि अगर तुम में से कोई भी शादी करेगा तो उसके लिए तुम्हें सीक्रेट सर्विस छोड़नी पड़ेगी, और वो भी चीफ की इजाजत के साथ। अगर चीफ की मर्जी होगी तो वो तुम्हारे इस्तीफे मंजूर करेगा और तुम्हें शादी करने की इजाजत देगा। अगर वो ना चाहे तो ना तो तुम्हारे इस्तीफे मंजूर होंगे और ना तुम में से किसी को शादी की इजाजत देगा। भाई, मैं तो इस सिलसिले में बरीअल जिम्मा हूँ, क्योंकि मैं सीक्रेट सर्विस का बेकायदा मेंबर ही नहीं हूँ। चीफ का कोई कानून मेरे लिए नहीं है, लेकिन इसकी जद में जूलिया और तुम सब आते हो। तुम सब अपनी अपनी, इमरान ने कहा, और वो सब परेशानी के आलम में एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। क्या मिस जूलिया ने भी चीफ को अपनी शादी से आगाह नहीं किया? क्रॉस्टी ने परेशानी के आलम में पूछा। मुझे क्या मालूम, अगर उसने चीफ को बताया होता तो चीफ अब तक जूलिया की शादी में धमाल डालने के लिए आ गया होता। इमरान ने कहा, इसका मतलब है कि ये सब चीफ की इजाजत हासिल किए बगैर हो रहा है। चीफ को अगर पता चल गया तो मिस जूलिया के साथ साथ हमारी भी शामत आ जाएगी। चौहान ने परेशान होते हुए कहा, सिर्फ शामत नहीं, चीफ तुम सब पर ऐसा अताब लाएगा कि तुम सबको चूहों के बिलों में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान ने कहा, आप हमें डरा रहे हैं? सफदर ने इमरान की जानिब गहरी नजरों से देखते हुए कहा, मेरी किसी जिनजादी या देवजादी से शादी तो होने नहीं जा रही कि मैं तुम्हें डराना शुरू कर दूं। बहरहाल ये सब तुम्हारा किया धरा है, अब तुम ही भुगतो। मैं तो चला अपनी होने वाली दुल्हन को देखने कि वो अरूसी जोड़े में कैसे दिखाई देती है। इमरान ने कहा, और इससे पहले कि उनमें से कुछ कहता, उसी लम्हे उन्हें एक चहकती हुई आवाज सुनाई दी। अरे इमरान भाई, आप और यहाँ, और मैं आपको कहाँ कहाँ तलाश करती फिर रही हूँ। उन सब ने मुड़कर देखा तो उन्हें लान के दूसरे हिस्से में सुरैया निकलकर उनकी तरफ आती हुई दिखाई दी। कहाँ कहाँ तलाश किया था मुझे? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हर जगह। सुरैया ने आगे आकर उससे गले लगते हुए कहा, आसमान की वसतों में, समुद्र की गहराइयों में और तपते सुलगते सहराओं में आ जाती, मैं वहां कहीं न कहीं तो तुम्हें मिल ही जाता। इमरान ने कहा, और सुरैया के साथ साथ वहां मौजूद मेमरान के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई, मगर दूसरे ही लम्हे उनके होंठों से मुस्कुराहटें गायब हो गईं। उन्हें एक बार फिर चीफ का ख्याल आ गया था, जिसकी इजाजत के बगैर वो इमरान और जूलिया की शादी कराने जा रहे थे, जिस पर चीफ इन पर बेहद भारी पड़ सकता था। ऐसी जगहों पर आप लैला को ले जाना। मुझे ऐसी जगहों पर जाने का कोई शौक नहीं, सुरैया ने हंसते हुए कहा। अरे, जिससे मेरी शादी होने वाली है उसका नाम लैला है क्या? इमरान ने चौंक कर कहा, वो आपकी लैला ही तो है। कसम है भाई, आपने मेरे लिए बहुत प्यारी भाभी चुनी है। हमने समझी कि आपने इतने अरसे शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर रहे थे। आपको हमारी प्यारी भाभी का इंतजार था। सुरैया ने हंसते हुए कहा। भाभी? किसकी भाभी? इमरान ने हकलाते हुए कहा। मेरी भाभी। और किसकी भाभी? सुरैया ने कहा। ओ अच्छा, मैं समझा, तुम उसे मेरी भाभी बनाने का कह रही हो। इमरान एक तवील सांस लेते हुए कहा और सुरैया बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा, बस अब आप मजाक छोड़ें और मेरे साथ चलें। अम्मा बीवी कब से आपके बारे में पूछ रही हैं। और हाँ, मैं आपके लिए शादी का जोड़ा खरीद कर लाई हूँ। आप एक नजर देख तो लें कि वो आपको पसंद भी आता है या नहीं, और आप इसे एक बार ट्राई भी कर लें। मैंने दुकानदार से कहा था अगर माप में कोई फर्क हुआ तो मैं इसे फौरी तौर पर बदलवा लूंगी। सुरैया ने इमरान का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा। अरे अरे, चल तो रहा हूँ, तुम तो मुझे इस तरह खींच रही हो जैसे कसाई ज़बह करने के लिए बकरा खींच कर ले जाया जाता है।
इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा, चलें चलें, अब ज्यादा नखरे न करें। सुरैया ने उसे अपने साथ घसीटते हुए कहा और इमरान खामोशी से सर झुकाए उसके साथ चल पड़ा। शाम होते ही मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। इन मेहमानों में सर अब्दुल रहमान ने अपने महकमे के आला अफसरों समेत कई समाजी और नामवर शख्सियत को मदऊ किया था, जिनमें सर सुल्तान, सर दावर और उन जैसी कई बड़ी शख्सियत शामिल थी। सर अब्दुल रहमान ने खास तौर पर उससे दरख्वास्त की थी कि वो उनके सामने उनकी इज्जत का ख्याल रखे और उनके सामने ऐसी वैसी कोई हरकत न करे जो उनके लिए रुसवाई और शर्मिंदगी का बायस बने। इमरान ने उनसे वादा किया था कि वो कोई शरारत या कोई अहमकाना हरकत नहीं करेगा। इमरान की संजीदगी की वजह अम्मा भी थी, क्योंकि उसकी मौजूदगी में 2 मरतबा अम्मा जी की तबीयत खराब हो चुकी थी। अम्मा भी की सांस की नाली सिकुड़ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में दुश्वारी होती थी और बाज़ औक़ात उनका सांस बुरी तरह से उखड़ने लगता। सर अब्दुल रहमान ने अम्मा भी की देखभाल के लिए कोठी में एक लेडी डॉक्टर को बुला रखा था, जो वक्फे से अम्मा भी का खास ख्याल रख रही थी। अम्मा भी की हालत वाकई खराब थी। लेडी डॉक्टर अम्मा भी को अस्पताल एडमिट कराने का कह रही थी, लेकिन अम्मा भी बज़िद थी कि जब तक इमरान के निकाह की रसूमात पूरी नहीं करा लेती वो अस्पताल नहीं जाएंगी। इमरान और सर अब्दुल रहमान ने अम्मा भी को समझाने की बेहद कोशिश की थी, लेकिन वो भी सर अब्दुल रहमान की बेगम और इमरान की वालिदा थी। एक बार जिस बात पर अड़ जाएं, उससे भला वो कैसे पीछे हट सकती थी। लेडी डॉक्टर ने इमरान को बताया था कि अम्मा बी की जिस्मानी हालत निहायत खराब है। ये उनके अंदर की कोई खुशी है जिसकी वजह से वो अब तक चल फिर रही हैं, वरना इन्हें अब तक बिस्तर से लग जाना चाहिए था। और अम्मा बी की बिगड़ती हालत की वजह से इमरान बेहद फिक्रमंद था, इसलिए वो जूलिया के साथ शादी के मामले में काफी संजीदा दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके नजदीक अम्मा बी की खुशी इसके लिए हर बात से मुकद्दम थी। इमरान ने जब अम्मा बी की हालत देखी तो ये महसूस किया कि अम्मा बी इमरान की खुशी देखने के लिए अब तक खुद को संभाले हुए हैं, तो वो बेहद संजीदा हो गया और वो ये सोचने लगा क्या वाकई उसे अम्मा बी की खुशी के लिए जूलिया से शादी कर लेनी चाहिए। क्या वो ब्लैक जीरो को मना कर दे कि वो जूलिया के सिलसिले में कोई कार्रवाई न करे, और वो अभी तक इसी शशोपन में मुब्तला था कि वो क्या करे। सीक्रेट सर्विस के मेंबरान डेकोरेशन करने वाले कारीगरों को लेकर कोठी को वाकई किसी दुल्हन की तरह सजा दिया था। मेहमानों की तादाद चूंकि ज्यादा थी, इसलिए सर अब्दुल रहमान के कहने पर मंगनी की रस्म पूरा करने के बाद निकाह कराने का इंतजाम बाहर लॉन में किया गया था। बाहर मेहमानों के बैठने के लिए बेशुमार कुर्सियां लगा दी गई थी और उनके वसत में एक गोल स्टेज बना दिया गया था। स्टेज को मुकम्मल तौर पर सजा दिया गया था। उस पर इमरान और जूलिया के साथ खुसूसी मेहमानों के बैठने का भी इंतजाम किया गया था। ये मूविंग स्टेज था जो आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ घूमता था, ताकि चारों तरफ बैठे मेहमान न सिर्फ दुल्हा और दुल्हन को देख सके, बल्कि चारों अतराफ में मौजूद अफराद इन रस्मात का भरपूर लुत्फ उठा सकें। सुरैया इमरान के लिए ऑफर्ड शेरवानी, कुल्ला और तिल्ले वाली जूतियां लाई थी, जिसे पहनकर इमरान वाकई किसी मुल्क का शहजादा दिखाई दे रहा था। उसका रंग रूप देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई थी और अक्सर खवातीन की नजरें जैसे इमरान पर चिपक कर रह गई थी। उनमें नौजवान लड़कियां भी थीं और उधेड़ उम्र खवातीन भी, जो शायद अब इस बात पर अफसोस कर रही थी कि इमरान जैसा खूबरू इंसान उन्हें उनकी जवानी में क्यों नहीं मिला और वो इतनी जल्दी उम्र रसीदा क्यों हो गई हैं। जूलिया को भी इंतहाई शानदार मुनक्कश लिबास पहनाया गया था। हल्के गुलाबी रंग के लिबास में वो खुद भी एक खिलता हुआ गुलाब दिखाई दे रही थी। अम्मा भी ने अपने तमाम जेवरात निकालकर जूलिया को दे दिए थे। वो तमाम जेवरात
चूंकि पुराने फैशन के थे, इसलिए सुरैया ने जूलिया को वो जेवरात पहनने से मना कर दिया था और सिर्फ अम्मा भी के मोटे मोटे कड़े पहनने के लिए दिए थे। जबकि वो अपने शौहर के साथ खुद ज्वेलरी शॉप पर गई थी और वहां से अपनी पसंद के जूलिया के लिए बेशुमार सेट लेकर आई थी। जूलिया खूबसूरत लिबास और जेवरात में लदी फंदी हुई थी। वो जेवरात की वजह से खुद को अजीब सा महसूस कर रही थी, लेकिन चूंकि अम्मा भी और सुरैया की ख्वाहिश थी कि वो इन जेवरात को उतार भी नहीं सकती थी, जूलिया और सुरैया और क्रास्टी ने अपने हाथों से जूलिया को तैयार किया था और जिस तरह से इमरान पर से खवातीन की नजरें चिपक रही थी, उसी तरह वहां मौजूद मर्द हजरात की आंखें भी जूलिया को देखकर खुली की खुली रह गई थीं। सर सुल्तान और सर दावर इमरान की शादी से बेहद खुश नजर आ रहे थे कि आखिरकार इमरान जो हमेशा शादी के नाम से डरकर भाग जाता था, आज अम्मा बी ने उसे शादी के लिए रजामंद कर ही लिया था और अब वो भी शोहरों की लिस्ट में शामिल होने वाला था। इमरान और जूलिया को स्टेज पर लाकर बिठा दिया गया था। इमरान और जूलिया के दरमियान सुरैया बैठी हुई थी, जबकि जूलिया के दाएं तरफ अम्मा भी थी और इमरान के साथ सर सुल्तान, सर अब्दुर्रहमान और सर दावर बैठे हुए थे। वहां अच्छा खासा शोर हो रहा था और इमरान इन सब में बैठा खुद को चुगत सा बना महसूस कर रहा था। उसकी नजरें चारों तरफ मौजूद मेहमानों में ब्लैक जीरो को तलाश कर रही थी। इमरान स्टेज के इर्द गिर्द ही मौजूद थे। वहां चूंकि खुसूसी मेहमान आए हुए थे, इसलिए सर अब्दुर्रहमान ने सुपर फयाज से कहकर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का बंदोबस्त कराया हुआ था। इमरान की नजरें मेहमानों में बैठे एक नौजवान पर पड़ी तो उसके होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। उसने पहचान लिया था कि वो नौजवान ब्लैक जीरो है जो मेकअप में वहां से जूलिया को अगवा करने के लिए पहुंच चुका है। ब्लैक जीरो कुर्सियों में अगली सफ में ही बैठा हुआ था। वो इमरान की जानिब ही देख रहा था। उसने इमरान को अपनी जानिब देखता पाकर उसे आई कोड में बताया कि तमाम इंतजामात मुकम्मल कर चुका है और वो रस्म शुरू होने से पहले ही जूलिया को यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। उसका आई कोड पैगाम समझकर इमरान ने मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया और यूं मुंह चलाने लगा जैसे जुगाली कर रहा हो। सब मेहमान आ चुके हैं। मेरा ख्याल है अब हमें मंगनी की रस्म शुरू कर देनी चाहिए। सर सुल्तान ने सर दावर और सर अब्दुर्रहमान से मुखातिब होकर कहा, हाँ जरूर, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। जब तक निकाह पढ़ाने के लिए मौलवी साहब नहीं आ जाते, उस वक्त तक मंगनी की रस्म अदा की जा सकती है। क्यों इमरान? सर सुल्तान ने इमरान से मुखातिब होकर मुस्कुराते हुए कहा, ज़बह होने वाले बकरे से नहीं पूछा जाता कि उसे छोटी छुरी से ज़बह किया जाए या बड़ी छुरी से। सरदावर ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान के साथ सर अब्दुर्रहमान भी बेख्तियार हंस पड़े। जी बिल्कुल, छुरी छोटी हो या बड़ी, बस तेज होनी चाहिए ताकि कटने वाले बकरे को तकलीफ का एहसास कम हो। इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। अच्छा छोड़ो इन बातों को। सुरैया बेटा, सर अब्दुर्रहमान ने पहले इमरान से और फिर सुरैया से मुखातिब होते हुए कहा, जी डैडी। सुरैया ने कहा, मंगनी की अंगूठियां कहाँ हैं? सर अब्दुर्रहमान ने पूछा। मेरे पास है डैडी, मेरे पर्स में, सुरैया ने जवाब दिया और साथ ही उसने हाथ में पकड़ा पर्स खोलना शुरू कर दिया। उस पर्स में हाथ डाला मगर अंगूठियां पर्स में नहीं थी। अरे ये अंगूठियां कहाँ गई? मैंने पर्स ही में रखी थी, सुरैया ने परेशान होते हुए कहा। नेक काम के वक्त बदशगुनी की बातें मत करो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अंगूठियां संभाल कर रखना, अम्मा भी ने वसीले लहजे में कहा। मैं सच कह रही हूँ अम्मा भी, मैंने अंगूठियां ध्यान से अपने पर्स में ही रखी थी, सुरैया ने उसी अंदाज में कहा। अगर अंगूठियां पर्स में थी तो अब कहाँ हैं? क्या पर्स में खा ली हैं अंगूठियां? अम्मा भी ने और ज्यादा वसीले लहजे में कहा। परेशान क्यों हो रही हो बेटी? हो सकता है तुम अंगूठियां पर्स में रखना भूल गई हो। जाओ कमरे में जाकर देखो। होता है ऐसा, कहीं कमरे में ही पड़ी होंगी, सर अब्दुर्रहमान ने कहा। जी डैडी, मैं जाकर देखती हूँ।
सुरैया ने उसी अंदाज में कहा और उठकर खड़ी होगी। अंगूठियां मेरे पास हैं। अचानक इन्हें तेज और चीखती हुई आवाज सुनाई दी और वहां मौजूद तमाम अफराद बुरी तरह से चौंक पड़े। सामने बैठी हुई खवातीन में से एक नौजवान और खूबसूरत लड़की उठकर खड़ी हो गई। उस लड़की के एक हाथ में अंगूठियों वाले बॉक्स दिखाई दे रहे थे, जबकि उसके दूसरे हाथ में एक आले जैसी मशीन थी। उस पर कई बटन लगे हुए थे। उस आले पर कई रंगीन बल्ब जल बुझ रहे थे। लड़की के हाथ में आले पर मौजूद एक सुर्ख बटन पर था। उस पर नजर पड़ते ही न सिर्फ इमरान बल्कि जूलिया और सीक्रेट सर्विस समेत सर सुल्तान और सर अब्दुल रहमान भी बुरी तरह चौंक पड़े, क्योंकि वो लड़की थ्रेसिया थी, जिसका पूरा नाम थ्रेसिया ब्रम्बलबी और बोहेमिया था, और वो T3B कहलाती थी। तो ये थ्रेसिया है, इमरान के मुंह से निकला और फौरन उठकर खड़ा हो गया। उसी लम्हे अचानक थ्रेसिया के आले का सुर्ख बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही उसने सुर्ख बटन प्रेस किया, इमरान को अचानक अपने पूरे जिस्म से जान सी निकलती महसूस हुई। इमरान को यूं लग रहा था जैसे उसका सारा जिस्म बेजान हो गया हो। उसकी आंखें खुली हुई थीं। वो देख सकता था और उसे सुनाई भी दे रहा था, लेकिन वो अपनी हर हरकत पर साकित सा होकर रह गया था। उसकी जुबान भी जैसे उसके तालू से चिपक गई थी। ये हाल सिर्फ इमरान का नहीं, बल्कि वहां मौजूद तमाम लोगों का भी यही हाल था। ब्लैक जीरो और सीक्रेट सर्विस के मेंबरान समेत वहां मौजूद तमाम मेहमान जो जहां था वहीं साकित सा होकर रह गया था। थ्रेसिया जो खवातीन के साथ बैठी हुई थी, वो दाएं बाएं मौजूद कुर्सियां हटाती हुई बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में आगे बढ़ी और इमरान के नजदीक पहुंच गई। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से बिगड़ा हुआ था और उसकी आंखें जैसे शोले बरसा रही थी। वो इमरान की जानिब खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। मैंने यहाँ मागरदम गैस फायर कर दी है इमरान। इस गैस के असर से तुम इसी तरह साकित हुए हो। अब तुम देख तो सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन तुम बोल नहीं सकते, ना अपनी जगह से हिल सकते हो। यही हाल यहाँ मौजूद हर फर्द का है। मैंने तुम समेत इन सबको साकित कर दिया है। अब मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। मैं चाहूं तो यहाँ मौजूद सबको एक लम्हे में जलाकर भस्म कर दूं। मैं चाहूं तो यहाँ मौजूद एक एक फर्द को अंधा, बहरा, गूंगा बना सकती हूँ। मेरे हाथ में इलेक्ट्रॉनिक आला है जिसमें मुख्तलिफ बटन लगे हुए हैं। इन बटनों को अगर मैंने एक एक करके प्रेस करना शुरू कर दिया तो यहाँ लाशों के पुश्ते लग जाएंगे और मैं खुद को हलाई दुनिया में बेहद अकेली और नामुकम्मल महसूस करती थी और हलाई दुनिया से बेजार हो चुकी थी। मैं चाहती थी कि मैं भी तुम्हारी तरह इस दुनिया की बासी बन जाऊं और इस दुनिया की असल जिंदगी में वापस आ जाऊं और जीरो लैंड छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस जमीन पर रह जाऊं। मैं इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान को पसंद करती हूँ और मैं चाहती थी कि मेरी शादी उस एक इंसान से हो जाए। तो मैं जीरो लैंड हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकती हूँ और उस इंसान के साथ जमीन पर एक नई और इंतहाई खुशगवार जिंदगी बसर कर सकती हूँ। और वो इंसान जिसे मैं पसंद करती हूँ और जिसे मैं शादी करके हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहती हूँ, वो तुम हो इमरान, सिर्फ तुम। मैंने तुम्हारे लिए जीरो लैंड से गद्दारी करने का फैसला कर लिया था और मैं ये सोचकर जमीन पर आई थी कि अब मैं हर हाल में तुमसे शादी करूंगी और जीरो लैंड की दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। मुझे यकीन था कि जब मैं जमीन पर आके तुमसे मिलूंगी और तुम्हें बताऊंगी कि मैं जीरो लैंड छोड़ दिया है और मैं हमेशा के लिए जमीन पर आ गई हूँ, तो तुम मुझसे खुश हो जाओगे और मैं तुम्हें जितना पसंद करती हूँ उससे कहीं ज्यादा तुम मुझे पसंद करते हो। इसीलिए सैकड़ों बार गिरफ्तार होने के बावजूद न मैंने तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और न तुमने कभी मुझे। मैं समझती थी कि मेरे लिए सिर्फ तुम बने हो, सिर्फ तुम, और तुम भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हो। और जब मैं जीरो लैंड छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आऊंगी तो तुम मुझ पर एतमाद करोगे और मुझसे शादी करने की हामी भरोगे। लेकिन जब मैं यहाँ आई
तो यहाँ तुम्हारी शादी की तैयारियां की जा रही थी। तुम जूलिया से शादी करने पर तैयार हो रहे थे। तुम्हारी और जूलिया की शादी का सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आया। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हें और जूलिया को एक साथ हलाक कर दूं और तुम्हारी ये रिहाइश का भी बमों और मिसाइलों से उड़ा दूं कि जहां मेरी जगह जूलिया को लाने की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन मैं खामोश हो गई। मैंने तुम्हारे चेहरे पर परेशानी और तफक्कुर के तासरात देख लिए थे और मैं यही समझ रही थी कि तुम्हें इस शादी के लिए जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है और हमेशा की तरह तुम इस बार भी शादी से जान छुड़ाकर भाग जाओगे। मैं तुम्हारी बहन सुरैया के कमरे में छुप गई थी। जब सुरैया ने मंगली की अंगूठियां अपने परस में डाली और ये किसी काम के लिए बाहर गई तो ये अपना परस कमरे में ही छोड़ गई थी। तब मैंने इसके परस से दोनों अंगूठियां निकाल ली और यहाँ पर आ गई। मैं इंतजार कर रही थी कि तुम कब चीख चीख कर कहोगे कि तुम जूलिया को पसंद नहीं करते बल्कि मुझे पसंद करते हो, थ्रीसिया, बम्बलबी और बोहेमिया। लेकिन अब मुझे देखकर ये बहुत शदीद हैरत हो रही थी कि तुम इस शादी से जरा भी गैर मुतमईन नहीं हो और तुम खुद भी यही चाहते हो कि तुम्हारी जूलिया से शादी हो जाए। तुम्हारा ये तैयार होने का अंदाज और तुम्हारा इन सब के साथ बैठे होना मुझे बुरी तरह से खिल रहा था। मैं इस इंतजार में थी कि जब सुरैया से अंगूठियों के बारे में पूछा जाएगा तब तुम शायद यहाँ से उठ जाओ। लेकिन मुझे तुम्हारे चेहरे पर ऐसे कोई तासरात दिखाई नहीं दे रहे थे जिससे मैं समझ सकूं कि तुम इस शादी से कहीं कतरा कर भाग जाओगे। इसलिए मैंने तुम्हारे सामने आने का फैसला कर लिया। अब यहाँ मौजूद हर फर्द साकित है। तुमने जिस तरह से मुझे मायूस किया है उसकी वजह से मेरा तो यही दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें और इन सबको यही हलाक कर दूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम मुझे नहीं बल्कि जूलिया को पसंद करते हो ना और उससे शादी करना चाहते हो तो सुन लो, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। तुम्हें किसी भी हाल में जूलिया से शादी नहीं करने दूंगी। चाहो तो तुम्हारी आंखों के सामने जूलिया को हलाक कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं करूंगी। जूलिया तुमसे शादी की जो ख्वाहिश रखती है मैं उसकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगी। मैं तुम सबके सामने जूलिया को यहाँ से उठाकर ले जाऊंगी, अपने साथ स्पेस में ले जाऊंगी। तुम में और तुम्हारे साथियों में हिम्मत हो तो मेरे पीछे आ जाना और स्पेस में मुझसे जूलिया को छुड़ा कर ले जाना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं जूलिया को अपने साथ स्पेस में उस वक्त तक जिंदा रखूंगी जब तक तुम और तुम्हारे साथी उसे मुझसे छुड़ाने के लिए स्पेस में नहीं पहुंच जाते। स्पेस में आकर जब तुम खुद मुझसे कहोगे कि तुम मुझे पसंद करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैं तुमसे वहीं शादी कर लूंगी और जब मेरी शादी तुमसे हो जाएगी तो मैं जूलिया को आजाद कर दूंगी, वरना उसे मैं हमेशा के लिए हला की कैदी बना लूंगी। उसे मैं ले जाकर ऐसे स्पेसशिप में कैद कर दूंगी जो हला में हर वक्त भटकता रहेगा और तुम लाख चाहो भी तब भी उस स्पेसशिप को तलाश नहीं कर सकोगे। मेरी जगह तुम जूलिया से शादी करो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए जूलिया को ये सजा बर्दाश्त करनी पड़ेगी और उसकी सजा हला ही में होगी। उसकी सजा हला की कैदी बनने की होगी जिसे न ये बर्दाश्त कर सकेगी और न तुम। थ्रीसिया इमरान के सामने आकर इंतहाई तल्ख और वसीले लहजे में कहा। इसकी बातें सुनकर इमरान के दिमाग में आंधियां सी चलना शुरू होगी, लेकिन थ्रीसिया ने वहां पर मागरूम गैस फैला रखी थी जिसकी वजह से सिर्फ वो नहीं बल्कि वहां मौजूद हर फर्द साकित हो चुका था। इसलिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। इमरान को दिमाग में थ्रीसिया के जुमले भारी हथौड़े की ज़रबों की तरह फिरते हुए महसूस हो रहे थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो थ्रीसिया को कैसे समझाए, उसे कैसे रोके कि वो जूलिया को हला में लेकर न जाए। और तुम सब भी कान खोल कर सुन लो, इमरान सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। उसकी शादी जब भी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी। आज से उसके दिल में मेरे लिए चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन एक वक्त आएगा ये खुद मुझे तुम सबके सामने अपनी दुल्हन बनाकर लाएगा और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं।
इमरान को फैसला करना होगा, ये मुझसे शादी करेगा या किसी और से। इसके जवाब में इमरान से मैं ये हल्फ भी ले सकती हूँ और इसे जबरदस्ती भी मुझसे शादी करने पर मजबूर कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये सब नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैं इमरान के पीछे आई थी, अब इमरान मेरे पीछे आए और कहे कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। थरीसिया ने सर रहमान, सर सुल्तान और सर दावर और वहां मौजूद तमाम अफराद की तरफ देखते हुए तेज लहजे में कहा। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।